नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। काफ़ी दिनों से लगातार मुस्लिम लॉ पढ़ते पढ़ते आज मुझे लगा कि थोड़ा सा हिंदू लॉ भी पढ़ लेना चाहिए। और हिंदू लॉ में क्या पढ़ना चाहिए, काफ़ी टाइम सोचने के बाद मुझे ये ध्यान आया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग उन्हें पता नहीं है, मतलब स्पष्ट तात्पर्य का ज्ञान नहीं है। तो उन्हीं में से एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा शब्द है जिसे हम सहदाई की संपत्ति यानी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और वही टॉपिक मैंने आज चुना है। तो आज वाले टॉपिक में, आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि सहदाई की संपत्ति होती क्या है और उनमें किस किस तरह की संपत्ति शामिल होती है। उसके बाद फिर हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, पर वो अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो बनाना मेरी आदत नहीं है। तो ये जो हिंदू लॉ का टॉपिक है, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, ये आपकी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में कोई नहीं अभी तक जानता। हाँ, लेकिन इंटरव्यू जो लोग दे के लौटते हैं वो आपको सिर्फ एक अंदाज़ा ज़रूर बता देते हैं कि इस तरीके से पूछे जाते हैं या तरीका क्या है। ये सब कोपार्शनरी प्रॉपर्टी यानी सहदाई की संपत्ति के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है वो अब मैं आपको बताती हूँ। कॉलेज के काफ़ी सालों तक लगातार लॉ कॉलेज में, क्योंकि हमारे कॉलेज में बोला जाए तो इतनी अच्छी पढ़ाई और इतनी अच्छी क्लासेस होती थी और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स थे कि कॉलेज के लगातार 3 सालों तक मुझे ये नहीं पता था कि कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होती क्या है। और मतलब ये एक चैप्टर है और ये आपको प्री मेंस के हिसाब से पढ़ना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे 3 सालों तक नहीं पता था, इतना अच्छा था मेरा कॉलेज। हालांकि कॉलेज का कैंपस या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल, या फिर ये नहीं बोल सकते कि हम वो बुरे थे, लेकिन कॉलेज की स्टडी ही इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे ये 3 सालों तक पता ही नहीं था। वो जब 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ने के और तैयारी शुरू हुई तब पता चला कि ओ ये होती है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। चलिए, अब इतनी ज़्यादा तारीफ़ मैं अपने कॉलेज की नहीं करूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है करने का। वो वैसे भी जो भी उस कॉलेज से संबंधित होंगे उन्हें पहले से पता होगा वो कितनी तारीफ़ के काबिल है। तो काफ़ी तारीफ़ हो गई, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि सहदाई की संपत्ति क्या होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सहदाई की संपत्ति जो संयुक्त परिवार की जो संपत्ति होती है, जो यहाँ पर कोपार्शनरी प्रॉपर्टी हम सिर्फ हिंदू लॉ में देखेंगे, हम ये मुस्लिम लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कोपार्शनरी प्रॉपर्टी नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उनकी जो शामिल वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उन उन सारे 10ओं की वो प्रॉपर्टी जॉइंट होगी, तो उसी को आप कहेंगे कोपार्शनरी यानी सहदाई की संपत्ति। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि समांशिता संपत्ति भी कहते हैं। सम लोगों का समान अंश होता है उस प्रॉपर्टी में। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की एक प्रॉपर्टी है जो कि 5 कट्ठे की है और घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो उन 10ओं का उस 5 कट्ठा ज़मीन में हिस्सा होगा। तो यही है आपकी सहदाई की संपत्ति। अब हम ये देखेंगे इनमें कितनी तरह की संपत्तियां हैं जो इसमें शामिल होती है। तो सबसे पहले पैतृक संपत्ति जो हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पूर्वज यानी बाप दादा हमें दे के जाते हैं। दूसरा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति, जो परिवार के लोग जो शामिल में जो बिजनेस करते हैं या फिर जो भी वो करते हैं और साथ में अर्निंग करके वो साथ में प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं वो। और उसके बाद तीसरे पे है परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से अर्जित संपत्ति। परिवार के पास जो पहले से प्रॉपर्टी है उससे हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी से उन्हें कुछ इनकम हो रही हो और उसी की सहायता से उन्होंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी। तो जो प्रॉपर्टी पारिवारिक संपत्ति की सहायता से हमने खरीदी वो भी यहाँ पे सहदाई की संपत्ति हो जाती है। इसके बाद लास्ट में है कि ऐसी पृथक संपत्ति जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में डाल दी गई है। मतलब है तो वो प्रॉपर्टी जॉइंट की नहीं, लेकिन किसी तरीके से वो जॉइंट फैमिली वाली प्रॉपर्टी में यानी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में शामिल हो जाती है। तो ये जो आपने यहाँ पे 4 पॉइंट देखे, यानी 4 तरीके की जो संपत्तियाँ हैं जो कि कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में शामिल है, इन्हें इतना छोटा से पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। ये जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति, संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति,
इसे हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, और आप जब मेंस के लिए आंसर लिखेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति को या संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति को डिफ़ाइन करना होगा। बहुत लंबा नहीं, लेकिन छोटा डिफ़ाइन करना होगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आप देखें तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। अब आगे आएगा कि नहीं ये तो पता नहीं है, कि कौन जानता है भाई क्या आएगा। कोई जान ही ले तो क्यों ना एग्ज़ाम ही निकाल ले। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो जितने भी पॉइंट है चारों के चारों, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसे हम लंबे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका मेंस का काम हो जाए। और जैसा कि मैंने एक वीडियो बना के डाला था, इसमें बोला था कि प्री की तैयारी पहले ना करके आप मेंस की तैयारी करें, तो आपका ध्यान अभी वहीं केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अभी 33वीं न्यायिक सेवा आने में भी थोड़ा समय है। तब तक आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। प्री की भी करते रहिए, क्योंकि जिन्होंने झारखंड भरा होगा उन्हें तो प्री वाली टेंशन लगी होगी, तो प्री करते रहिए। लेकिन अगर बिहार के लिए आप डेडिकेटेड हैं तो मेंस पहले और उसके बाद ही प्री। चलिए 6 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आज हमने देखा हिंदू लॉ की कोपासनी प्रॉपर्टी क्या होती है, और कोपासनी प्रॉपर्टी में कितने तरह की प्रॉपर्टी जो है वो शामिल होती है। बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी रात हो गई है, 11:30 बज चुके हैं। अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए, और अगर जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है तो सो जाइए। ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, मतलब ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और ये तो मैं बोलना भूल ही गई कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझसे यहाँ कुछ छूट गया या आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो, और नहीं फ़ायदा हो तो अनसब्सक्राइब। और बाकी फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करके देखिए, शायद उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुद भी बहुत खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।